नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल लेटाइसिस और यूनिट सेल्स। अब क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल जिससे हमारी लेटेस की फॉर्मेशन होती है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे कहा द स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब जैसे अगर हम घर बनवाएं तो हम जो नींव की ईंट सबसे छोटी ईंट जो रखते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ द मोटिव। मतलब या तो उसे बेसिस कहेंगे या मोटिव कहेंगे। When motives are placed on points in a space lattice, जब मोटिव को अगर हम जब स्पेस में उनके पॉइंट्स पे प्लेस कर दें, एक पैटर्न जो जनरेट होगा उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मोटिव जो होगा, मॉलिक्यूल, एटम, आयन कुछ भी हो सकता है, वो हमारा जो फॉर्मेशन करेगा जिस तरह के लेटाइस की, उसे हम कहेंगे हमारा क्रिस्टल लेटाइस। अब ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट है, इन्होंने दिखा दिया डायग्राम से। हाइपोथेटिकल केवल स्ट्रक्चर है, हम केवल सोच सकते हैं, हम कभी देख नहीं सकते। अब इन्होंने दिखाया है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटाइसिस की लेटाइस दिखाई है हमें कि किस तरह से जब इन्होंने इन्होंने ये यूनिट सेल रखा तो स्पेस में, तो किस तरह से दो तरह की फॉर्मेशन हो सकती है लेटाइस की। एक फॉर्मेशन देखिए ए, मतलब सब में मतलब एक ही तरह से स्ट्रक्चर है। अब ए बी मतलब जैसे ए बी बी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सकती है। तो अब जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच मोटिव इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर ऑन सरफेस। जो मोटिव के जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो पूरे क्रिस्टल में सेम होगा लेकिन सरफेस पे अलग होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रिस्टल लेटाइस की। ईच पॉइंट इन अ लेटाइस इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। लेटाइस के अंदर जो भी एक पॉइंट होगा उसे लेटाइस पॉइंट या लेटाइस साइट कहेंगे। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लेटाइस रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। क्रिस्टल लेटाइस में जो भी एक कांस्टेंट पार्टिकल होगा, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या तो आयन होगा, तो जिसे हम यूनिट सेल या मोटिव या बेसिस भी कहते हैं। Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. अब लेटेस्ट पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर जो लेटेस्ट की ज्योमेट्री का पता चल जाए। We need only a small part of the space lattice of crystal to specify crystal completely. The small part is called unit cell. तो अगर हमें यूनिट सेल क्या होता है, जैसे हमने एक बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, उससे हमने क्यूब की फॉर्मेशन करी, ऐसे फॉर्मेशन करी, तो इसकी फॉर्मेशन से नंबर ऑफ क्यूब्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो एक क्यूब की जो हमारी फॉर्मेशन होगी, जैसे ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर बना, तो ये जो हमारा केवल पहला स्ट्रक्चर था ये हमारा यूनिट सेल हो जाएगा, ये हमारा यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम जो भी जोड़ते चले जाएंगे तो वो हमारा क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक पोर्शन इन्होंने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटाइस का और यूनिट सेल का हमें शो कर दिया है फिगर में। तो जो जैसे इन्होंने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटाइस बनाया, इसमें लेटाइस पॉइंट क्या है और यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लेटाइस तो ये पूरा हो गया। अब इन्होंने पैरामीटर भी हमें यूनिट सेल के दिए हैं कि देखो अल्फा एक्सिस, बीटा, गामा बनाएगा फॉर्मेशन करेगा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो इट्स डायमेंशन अलग 3 एजेस ए बी सी के साथ, ये एजेस में और मे नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर हो और हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो। तो एंगल बिटवीन बी और सी के बीच में वो अल्फा एंगल बनाएगा। बी और सी के बीच में ये जो एंगल होगा हमारा, ये अल्फा एंगल होगा। वहीं हमारा बीटा एंगल ए और सी के बीच में होगा और गामा एंगल हमारा ए और बी के बीच में होगा। तो यूनिट सेल जो होते हैं ये ब्रॉडली जो होते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल। जब जो कांस्टेंट पार्टिकल हो वो केवल कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट हो, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को हम सिंपल यूनिट सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं या फिर जो भी हमारे जो पार्टिकल होगा, जो हमारा बेसिस होगा, वो हमारा केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अब इसको भी दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर, इट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कांस्टेंट पार्टिकल्स में जो यूनिट सेल हो वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो लेकिन कहीं और भी प्रेजेंट हो, तो उसे सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। ये 3 तरह के, बॉडी सेंटर यानी बॉडी के बीचों बीच हो, जैसे अगर हमारा एक स्ट्रक्चर ये है तो बॉडी के बीचों बीच एक हो, साइड्स में हो लेकिन बॉडी पर भी हो, फेस सेंटर यानी हर फेस पर एक एक हो, और एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि इसके अपोजिट 2 फेसेस पे हो, केवल ऊपर नीचे हो। अब हमारा
अब यहाँ पे उसी का थ्योरेटिकल पार्ट है कि क्या होते हैं और कैसे इनकी मतलब कौन कौन सी, हमने पढ़ लिया था कि सिंपल है, सिंपल को हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। फिर सेंटर में हमारे बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है। तो अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टल लेड टू द कंक्लूजन दैट ऑल कैन बी रिकॉर्डेड एज कन्फर्मिंग टू वन ऑफ द 7 रेगुलर फिगर्स। तो बेसिक फिगर्स जो होंगी रेगुलर फिगर्स, उन्हें हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कह सकते हैं। टू विच सिस्टम अ गिवन क्रिस्टल बिलोंग्स to is determined by measuring the angle between its faces and deciding how many axes are needed to define the principal features of its shape। अब इन्होंने 7 स्ट्रक्चर बना दिए हैं। इसको हम नॉर्मल याद कर सकते हैं CTO MHRT, आराम से याद करते हैं। CTO MHRT मतलब 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा C2 MHRT। अब ढंग से देखें तो C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरम्बिक, M मोनोक्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल और T ट्राइक्लिनिक। तो अब इन्होंने जो बताया, अब फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे ब्रेविस, उन्होंने हमें 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटाइस दी, जिन्हें हम लोग ब्रेविस लैटाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अब इन्होंने इस यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दी हैं और एक टेबल बना के दी है। इस टेबल से बहुत आसानी होगी जानने में। अब C क्यूबिक में हमें कौन कौन से मिल जाएगा, प्रिमिटिव मिल जाएगा, बॉडी फेस सेंटर मिल जाएगा और फेस सेंटर मिल जाएगा। इसमें जो होता है मोस्ट सिमेट्रिक है, ABC इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होगा। इसके एग्जाम्पल्स हमें याद करने होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और जिंक ब्लेड जो हमारा वो क्यूबिक का है। वहीं टेट्रागोनल में हमें 2 मिलेंगे, प्रिमिटिव और बॉडी मिलेगा केवल। इसमें A जो होगा B के इक्वल होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा, तो अल्फा बीटा गामा जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसमें वाइट टिन या टिन ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड ऐसे हो सकता है। ऑर्थोरॉम्बिक O में हमें 4 मिल जाएंगे, लेकिन A B C तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, तो रोम्बिक सल्फर या KNO3 मिल जाएगा। ऑर्थोरॉम्बिक है तो रोम्बिक सल्फर बहुत आसानी से हम लोग याद भी कर सकते हैं। वहीं टेट्रागोनल में T है तो वाइट टिन याद कर सकते हैं। क्यूबिक में C है तो NaCl याद कर सकते हैं, या फिर कॉपर कह सकते हैं, Cu से कॉपर हो गया एग्जाम्पल से। हेक्सागोनल में केवल एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, प्रिमिटिव जिसमें मतलब A जो होगा केवल A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। अब हम लोग चेंजेस शुरू करेंगे, अपने मेन चेंजेस होंगे हमारे एंगल्स में। अब अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा हेक्सागोनल में, लेकिन हेक्सागोनल यानी हम जानते हैं हेक्सा 6 को मल्टीप्लाई करा दे 2 से तो 120 डिग्री, तो गामा की वैल्यू जो होगी 120 डिग्री। अब हेक्सागोनल है तो यहाँ पे क्या है G से क्या बना हमारा ग्रेफाइट। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन रोम्बोहेड्रल जान जाएंगे हम लोग आसानी से। तो यहाँ पे प्रिमिटिव बनेगा, ABC तीनों इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल तीनों नहीं होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल था तो इसमें यहाँ पे O आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे आ गए मोनोक्लिनिक में हमें 2 मिल जाएंगे, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इसमें अल्फा गामा 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। अब मोनोक्लिनिक से फिर हमें मिल गया मोनोक्लिनिक सल्फर, और ट्राई क्लिनिक में केवल प्रिमिटिव होगा। इसमें ये हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होता है, जिसमें ना A B C तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ना अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल होगा, ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसमें ट्राई क्लिनिक है तो इसका जो है हम याद कर लेंगे, इस तरह से याद कर लेंगे इसे कि इसमें कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसको कुछ अलग ही होगा। तो इसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लिया CuSO4.5H2। अब इन्होंने यहाँ पर यूनिट सेल्स दिए हैं कुछ टाइप्स के, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल दे दिया, सिंपल था, बॉडी सेंटर में एक बॉडी पे दे दिया, फेस सेंटर में फेसेस पे दे दिया। अब इन्होंने कहा कि टेट्रागोनल लेटाइस में क्यूबिक के थे, अब टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बॉडी सेंटर में ये प्रिमिटिव दे दिया, बॉडी सेंटर दे दिया, मतलब ऐसे नॉर्मल आपको दे दिया, आप समझ सकते हैं, इसमें आराम से हमें दिमाग में अपने आ जाएगा। लेकिन मेन जो है हमारे लिए, हमको लोगों को वो टेबल याद करनी होगी जो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हम कहेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे एक यूनिट सेल में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में हमारे 1 एटम होता है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे कितने हो गए 8 एटम है। तो अंदर की तरफ ये लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना केवल 1/8 पार्ट ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, वहीं बॉडी सेंटर्ड में ये तो है ही हमारे पास 8, लेकिन ठीक है, अब बॉडी सेंटर में हमारे पास ये जो सिंपल की तरह ही सब
8 तो होंगे ही, तो मतलब 8 इंटू 1/8 करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। लेकिन एक बॉडी पर होगा तो जो बीचों बीच जो होगा एक, उससे 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट है। इस यूनिट सेल्स में हमारे 2 एटम प्रेजेंट है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है तो इसको हम Z यानी रैंक से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग रैंक कहते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 जो हमें कॉर्नर एटम मिलेंगे और 1/8 उनका होगा, मतलब सिंपल की तरह इसका हो गया। लेकिन इसमें हमारे 6 फेसेस, क्योंकि हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें क्यूब होगा तो 6 फेसेस होंगे। तो 6 फेसेस में अपना हाफ पार्ट वो लोग कंट्रीब्यूट करें। देखिए ऐसे देख सकते हैं कि ये देखो अपना हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हाफ पार्ट इनका ऊपर की तरफ है, तो हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एटम्स हो गए, तो 3 + 1 4 एटम्स हो गए। अब हम कह सकते हैं कि सिंपल के पास 1 है एटम्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर 2 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के पास 4 हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक होते हैं, क्योंकि वो जो अपनी वेकेंट स्पेस होते हैं वो कम से कम छोड़ना चाहते हैं। अब हम लोग कंसिडर करेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स जिनकी जो हार्ड स्पेस से फॉर्मेशन होगी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। पहले 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे कुछ पैकिंग हुई है। तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर्स। एक स्फेयर जो है वो 2 स्फेयर से कॉन्टैक्ट में है। हम देख सकते हैं कि ये 2 स्फेयर से कॉन्टैक्ट में, पहला स्फेयर ये हो गया और दूसरा स्फेयर ये हो गया, 2 स्फेयर से। तो जो नंबर होगा इनके नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने से कॉन्टैक्ट में होगा उसे हम इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो बाय द रोज ऑफ क्लोज पैक दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वे। अब 2 तरह से देख सकते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने 2 तरह से लेटेस्ट पॉइंट की पैकिंग करी थी, एक तो ए और एक में ए बी ऐसे करी थी पैकिंग। तो इन्होंने कहा कि इफ़ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो, द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन, सो इट इज ऑल्सो ऑफ ए टाइप। मतलब पहली रो जो है हमारी वो तो ए टाइप है ही, लेकिन उसके ऊपर वाली जो रो है वो भी हमारी ए टाइप ही होगी। सिमिलरली वी मे प्लेस मोर रोज टू ऑब्टेन ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ए टाइप स्ट्रक्चर हो गई, इसके ऊपर वाली भी होगी। अब हम देखें कि एक स्फेयर जो है वो 4 स्फेयर से कॉन्टैक्ट में, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेशन, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमें एक स्क्वायर टाइप की पैकेजिंग मिल रही, तो हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब दूसरी तरह से हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दूसरी तरह से अगर हम देखें इसमें, तो पहली रे हमारी ए टाइप है, लेकिन उसके ऊपर की जो दूसरी रो है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको हम बी टाइप ले लें। फिर हम देखें तो फिर सेम है पहली रो वाली से, तो फिर ए ले लें, फिर बी, तो ए बी टाइप की फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास कम फ्री स्पेस है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है, लेकिन इसमें हमारे पास कम फ्री स्पेस है। हैंस दिस, तो जो कम फ्री स्पेस, इसलिए जो अरेंजमेंट है इसकी जो पैकिंग है मोर एफिशिएंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ये जो स्फेयर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ए बी की फॉर्मेशन हो गई थी। तो एक स्फेयर जो है वो नॉर्मली कितने स्फेयर से कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इससे कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट में है वो 6 नंबर से अपने कॉन्टैक्ट में है। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी? तो इन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग किस तरह से होगी। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। इसमें 2 डायमेंशन में स्क्वायर की क्लोज पैक लेयर्स चाहिए होंगी हमें। तो इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स इन फर्स्ट लेयर, पहली लेयर ए टाइप की हो और सारी ऊपर की लेयर्स जितनी भी हो सारी ए टाइप की हो, तो इस लेटाइज का जो टाइप पैटर्न होगा वो होगा ए पैटर्न। तो लेटाइज जो जनरेट होगी वो होगी सिंपल क्यूबिक लेटाइज, और ये जो यूनिट सेल होगा वो होगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर से अगर फॉर्मेशन हमारी करवा दें हम उसकी, तो फिर हमारा क्या हो? अब अगर हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख दें, तो अब इसमें सेकेंड लेयर के ऊपर हमें फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखनी है। तो अगर हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ले ए और उसके ऊपर सिमिलर लेयर रख दें, तो जो स्फेयर होंगे सेकेंड लेयर के
वो जो फर्स्ट लेयर्स होंगे उनसे कुछ डिप्रेशन, कुछ थोड़ा सा दब के प्रेजेंट होंगे। तो जो स्फेयर होंगे हमारे दो लेयर्स के, वो अलग अलग तरह से अलाइन करेंगे अपने आप को। तो अगर हम सेकेंड लेयर को बी कह दें तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं फिगर में कि ट्रायंगुलर वॉइड्स जो होंगे फर्स्ट लेयर के, वो सेकेंड लेयर के स्फेयर से कवर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से जो अरेंजमेंट होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो स्फेयर होगा सेकेंड लेयर का, और wherever a sphere of the second layer is above the void of the first layer, इसलिए जो स्फेयर होगा सेकेंड लेयर का वो फर्स्ट लेयर की void के ऊपर होना चाहिए। तो एक टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो voids होंगे इन्हें कहलाएंगे टेट्राहेड्रल voids, बिकॉज एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्मेशन हो रही होगी सारे स्फेयर्स की मदद से। तो इसकी हम इसमें टी और देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्मेशन होगी। जैसे 3 है, 3 के ऊपर एक होल आ गया, तो ये जो टेट्राहेड्रल फोल की फॉर्मेशन होगी ये टेट्राहेड्रॉन की फॉर्मेशन करेगा। वही ऑक्टाहेड्रल में 3 है, 3 के ऊपर 3 आ जाए ऐसे ही, तो ऑक्टाहेड्रल की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। अलग अलग जगहों पे जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं सेकेंड लेयर की, वो अबव होते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स फर्स्ट लेयर की। तो जो ट्रायंगुलर शेप होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। तो सच वॉइड्स सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स, ये जो वॉइड्स होते हैं वो 6 स्फेयर्स सराउंड होते हैं और इन्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं। इन सब में से वन सच वॉइड को हम लोग सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फेयर्स, नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फेयर्स को अगर हम n ले लें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी n ही होंगी, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगी वो 2n होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिया हुआ है, पूछा जाए कि नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फेयर की फॉर्मेशन होगी, तो हम केवल बता सकते हैं कि अगर जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी उतनी ही की फॉर्मेशन हमारी नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फेयर्स की होगी। अब अगर हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखते हैं, उन्होंने कहा कि ABC, अब वही हम प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि थर्ड लेयर के ऊपर अगर हम सेकेंड लेयर को रखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर ले या तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर ले। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगी सेकेंड लेयर की उसको कवर करना चाहें, इसमें भी कवर्ड बाय द स्फेयर्स ऑफ थर्ड लेयर, स्फेयर थर्ड लेयर की स्फेयर से कवर करना चाहिए, तो इस केस में जो थर्ड लेयर के जो स्फेयर्स होंगे वो एग्जैक्टली अलाइन होंगे फर्स्ट लेयर के। तो ए बी पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा और ये जो होगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। इस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट में जो हमें एटम्स मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, वो होंगे मैग्नीशियम और जिंक। ये पूछा जा सकता है कि HCP स्ट्रक्चर्स में हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो होगी मैग्नीशियम और जिंक, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो थर्ड लेयर जो होगी वो प्लेस होगी सेकेंड लेयर के अबव और इस मैनर में होगी कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर ले। तो इस प्लेस में क्या होगा हमारा, when placed in this manner the spheres of the third layer are not aligned with those of the either first layer और second layer के साथ तो कंबाइन करेगा नहीं, तो जो C टाइप की अरेंजमेंट ही केवल फॉर्मेशन होगी। इसकी वजह से जो फोर्थ लेयर होगी, जो प्लेस होगी, उसका कोई भी फॉर्मेशन होगी वो होगी हमारी ABC जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर स्ट्रक्चर। तो मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सब जो स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे, इनको याद करना होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर से हमारे किस किस तरह की फॉर्मेशन होती है, वो होते हैं कॉपर एंड सिल्वर। तो ये जो बहुत तरह की क्लोज पैकिंग हमारे जो हैं ये हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो 74% जो वेकेंट स्पेस होती है इसे कवर कर लेते हैं और ईच स्फेयर होता है वो 12 इसके साथ कॉन्टैक्ट में होता है। इसे इनका जो दोनों का HCP और FCC दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। अब इससे कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा और वॉइड्स हम कैसे फिल कर सकते हैं, तो हमने इस सेक्शन में पहले पढ़ा है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज पैक होते हैं, चाहे वो CCP इस तरह से फॉर्मेशन हो चाहे HCP की तरह से, तो 2 तरह की वॉइड जनरेट होती है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लेटाइस में प्रेजेंट होंगी और एक जो होती हैं वो हमारी होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो कि ट्वाइस होती हैं हमारे क्लोज पैक स्फीयर से। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनमें बिगर आयन जो एनायंस होंगे वो फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, वही स्मॉलर आयन जो होंगे वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो आगे चल के जो लेटर आयन होंगे वो इतने स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, बिगर में देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे। इन अ गिवन कंपाउंड हमें फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन दिया होगा जो कि उन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा, तो उससे हम केमिकल फॉर्मूला की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम इसमें एग्जांपल में एक तरह से देख भी सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी जो है HCP लेटाइस की फॉर्मेशन कर रहा है, वही A जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है फॉर्म होगा वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट B होगा, क्योंकि उसके पास तो HCP लेटाइस है। 2/3 इंटू इन्होंने HCP लेटाइस कर दिया ऑफ दीज आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट A। तो हैंस द रेशियो क्या बना हमारा A एंड B, रेशियो बन गया 1/2।
तो 2/3:1 यानी 4:3, तो A4B3 का हमारा फॉर्मेशन हो गया कंपाउंड का। अब हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी एक ऐसी परसेंटेज होती है, इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पूरे स्पेस में कितना ज़्यादा स्पेस फिल करे दे रहे हैं, कितना ज़्यादा इसको भरे दे रहे हैं पार्टिकल। तो पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कैसे होगी। अब इन्होंने एक हमारा क्यूबिक लेटाइस ले लिया, इसमें इन्होंने नाम दे दिया इसे ABCDEFGH। तो इसमें ट्राइंगल ABC की जो फॉर्मेशन है, ट्राइंगल ABC की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें जो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा कि AC, अब देखो ये तो हमारी BC तो A होगी क्योंकि इसके पास क्यूब है, तो A क्यूब होता है तो A होगी, और इन्होंने कहा AC को B लेट कर लो। तो ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो B जो होगा √2 हो गया। अब रेडियस, स्फेयर का रेडियस क्या होता है 4R, 4R इज इक्वल टू √2A कर सकते हैं। 4R कैसे होगा, देखो R प्लस 2R प्लस R, तो इसका आधा R, क्योंकि ये तो आधा हमारा रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे R प्लस R क्योंकि डायमीटर है पूरा 2R, और ये हमारा हो गया 4R। तो 4R इज इक्वल टू √2A, A इज इक्वल टू 4R बाई √2A। नॉर्मल हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, √2A इज इक्वल टू 4R। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उन्होंने बता दिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बस हमें याद करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी 4 स्फीयर्स ने यूनिट सेल में, इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब टोटल वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल की, बस हमें इतना लिखना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी, A क्यूब, A इज इक्वल टू 4/√2R, इसको हमने रख दिया 4 × 4/3πr क्यूब इंटू 100, और ये रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 74%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी HCP और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से क्या हो गई 74%। अब पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की क्या होगी, तो अब इन्होंने कहा कि बॉडी सेंटर, यानी एक तो अब हमारा बॉडी में भी होगा, HCP और CCP में जो क्यूबिक और हेक्सागोनल थे उसमें केवल सेंटर्स पे हमारे, कॉर्नर्स पे एटम्स थे और फेस पे थे। ठीक है, अब क्यूबिक में क्या होगा, तो क्यूबिक में हम देख सकते हैं कि बीच में केवल एक एटम है। अब क्योंकि HCP और CCP तो हमारा FCC का पार्ट है, यानी फेस सेंटर्ड का पार्ट है, तो फेस सेंटर्ड पे तो फेसेस पे होंगे, तो हमने केवल एक फेस को ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया, तो हमें पता चल गया कि उसकी 74% है। वहीं यहाँ पे बॉडी में है, तो अब हम देखते हैं कि हमने एक ट्राइंगल लाइए कंसिडर करते हैं। ये देखो, जूम कर देते हैं पिक्चर को, हाँ अब ठीक है, पिक्चर को जूम कर लिया है। अब ट्राइंगल हम देखें EFD, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ट्राइंगल EFD, जिसमें ये हमें पता है A होगा, ये A होगा, क्योंकि ये जो हमारी क्यूब की साइड्स हैं। ठीक है, क्यूब्स की साइड है, ये हमारा A है, ये हमारा A है, हमने कहा FD को हम B लेट कर लेते हैं, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर √2 है। अब ट्राइंगल AFD में अगर हम देखें, ट्राइंगल AFD में देखें अगर हम, तो R प्लस R, ठीक है, R प्लस R 2R, ठीक है, देन तो 4R, फिर से देखो इसका एक आधार, इसका पूरा D इज इक्वल टू 2R डायमीटर, और ये आधार, तो 4R है। अब इन्होंने कहा ट्राइंगल AFD में देखें, मानो हम इस साइड को C को हम लेट कर लें, हाइपोटेन्यूज है हमारी C, AF को हमने C लेट करा, हमने DF को पहले B लेट करा था, ये हमारी साइड है, तो हमने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, और हमने B की वैल्यू फाइंड करी, तो B को हम 2A स्क्वायर लग दें, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो हमने पता चल गया C √3 है। अब ये जो C √3 था, इसको हम स्फेयर्स के इक्वल भी रख सकते हैं, स्क्वेयर्स के जो हमारा रेडियस है उसके इक्वल रख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 4R, हमें मिल गया 4R इज इक्वल टू √3 है बॉडी सेंटर्ड के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो हमारे 2 हैं, और उनकी वॉल्यूम्स क्या है हमारी, नंबर ऑफ एटम 2 कैसे, मतलब उसमें तो जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स थे वो 4 थे, उसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो हमारे 4 थे, क्योंकि उसके पास 4 स्फीयर्स थे, 1 2 3 4 मतलब 4 टोटल स्फीयर्स थे, तो उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास 4 स्फीयर्स हैं, एक जो एक फेस पे था और बाकी जो हमारे पास साइड में थे कॉर्नर्स में, और यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो 2 × 4/3πr क्यूब अपॉन √3, फिर इसको रखा, फिर हमारी जो फॉर्मेशन हो गई तो हमारी 68% आया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम आगे पढ़ेंगे सिंपल, सबसे सिंपल में आ जाएंगे। सिंपल में
नॉर्मल जो हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसमें ए की वैल्यू हमें 2r आ रही होगी, ठीक है, कि मतलब जैसे यहाँ पे एक रखा है, एक यहाँ पे रखा है, तो इसका r 2r आ रहा होगा, a इज इक्वल टू 2r। इसको a क्यूब को 8 क्यूब कर लेंगे, वॉल्यूम इसमें केवल एक एटम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, फॉर्मूला रखेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल 8r क्यूब इंटू 100, तो हमें 52.36 मिल गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन हमें करना है इसमें यूनिट सेल डायमेंशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब यूनिट सेल डायमेंशन से हमारे लिए बहुत आसान है कि हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल लें। अगर हमें डेंसिटी पता है मेटल की तो हम आराम से बता सकते हैं कि मास ऑफ एटम्स क्या होगा यूनिट सेल में। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एवोगाड्रो कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। अब एज लेंथ अगर एक यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल की एक्स-रे डिफ्रैक्शन से ए है और डी जो है डेंसिटी है सॉलिड सब्सटेंस की और एम मोलर मास है, तो अब इन्होंने क्या किया, डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z/m A क्यूब इंटू, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो और इन्होंने क्या किया, Z इंटू m अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब Z जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, रैंक है हमारी। मोलर मास को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बनाने के लिए हमने एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करा और ए क्यूब कर दिया हमने। ए क्यूब क्या है? हमारा वॉल्यूम है यूनिट सेल का, तो मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया हमने। मास हमने, ये हमारा मास है और ये हमारी वॉल्यूम है, तो इससे हमें हमारी डेंसिटी मिल जाएगी। तो जो डेंसिटी होगी यूनिट सेल की वो सेम होगी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की। तो डेंसिटी जो सॉलिड की होगी वो डिटरमाइन हम अलग मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर 5 पैरामीटर्स में हमें कोई 4 पैरामीटर्स पता है तो हम 5वें पैरामीटर को बहुत आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हमने देखिए फॉर्मूला यूज़ करा है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन इंटू मास ऑफ ईच एटम। अब मास ऑफ ईच एटम को अगर हमें मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल करना है तो हम उसको उसके एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ Na करेंगे। तो मास के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया? हमने कहा रैंक इंटू, हमने क्या लिखा था? हमने रैंक इंटू मास अपॉन ए क्यूब। तो उस मास को हमने मास ऑफ एटम पर यूनिट सेल करने के लिए उसे मोलर मास और Na से, मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कराया, तब हमारी ये वैल्यू आई।